हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विरद आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुग़ल जो कह सकते हैं कि वास्तुकला है उसका एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ उत्तर प्रदेश में विशेष पहचान, उत्तर प्रदेश की जो है स्थापत्य कला की अगर हम देखेंगे तो वो स्थापत्य कला या वास्तुकला का सबसे इम्पॉर्टेंट जो नमूना हमको देखने को मिलता है यूपी में, वो है आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल बेशक ये सभी लोगों को मालूम है कि किसने बनवाया है, किन परिस्थितियों में बनवाया है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ था, क्या कारण थे इसके ताजमहल के निर्माण होने के और कहाँ कहाँ के कलाकार इसमें शामिल किए गए थे, अलग अलग इसके परिसर कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी इकट्ठी करेंगे आज के इस टॉपिक से। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू उत्तर प्रदेश के टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम में जाकर के स्टडी आईक्यू उत्तर प्रदेश टाइप करिए और वहाँ से टेलीग्राम का ये लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा और आराम से आप इसको ज्वाइन कर सकेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले जानेंगे कि हम सेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कैसे हुआ है ताजमहल का निर्माण, इसमें इससे संबंधित जो मुग़ल बादशाह हैं, बादशाह शाहजहां, सबसे पहले इनकी जानकारी इकट्ठी करेंगे। इनके बारे में कुछ पॉइंट समझने के अलावा इनकी बेगम मुमताज़ महल अल ज़मानी जो हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इन्हीं को हम लोग मुमताज़ महल के नाम से जानते हैं। शाहजहां का निकाह किस प्रकार से इनकी बेगम से हुआ है, कितने लोग इसमें शामिल थे, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मुमताज़ की मृत्यु कैसे हुई इसके ऊपर भी डिस्कशन रहेगा। अगला पॉइंट अगर हम समझेंगे तो ताजमहल का निर्माण कैसे हुआ और साथ ही साथ ताजमहल की स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से, ताजमहल की संरचना जो है वो किस तरीके से है, इसके ऊपर हम आज का सेशन रखने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई है यहाँ पर आपको जानना होगा। उससे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि शाहजहां जो है वो कौन है। सबसे पहले तो शाहजहां का जो जन्म है वो जोधपुर की एक राजकुमारी हैं जिनका नाम था जगत गोसाई, जिनको हम लोग जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ये जोधाबाई जो हैं, ये दो जोधाबाई हैं, ठीक है। एक अकबर की जोधा है और एक यहाँ पर जो शाहजहां के पिता हैं जहांगीर, ठीक है, जहांगीर। तो जहांगीर की पत्नी भी है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जगत गोसाई, इसे भी जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। तो शाहजहां का जो जन्म है वो जहांगीर और जोधाबाई से हुआ है और ये जन्म हुआ है 5 जनवरी 1592 को और लाहौर में इनका जन्म हुआ है, ध्यान रखना है। इनका एक और भी भाई है, इनका एक बड़ा भाई था जिसका नाम था खुसरो। क्या नाम था इसका? खुसरो। तो दो संतान यहाँ पर इम्पॉर्टेंटली हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट जगह बनाती हैं। एक का नाम है खुसरो और एक का नाम है खुर्रम। शाहजहां को खुर्रम के नाम से जाना जाता है। खुर्रम इसका बचपन का नाम आप कह सकते हैं, बचपन का नाम है। बचपन का नाम का मतलब हो गया ये इसका ओरिजिनल नेम है, एज इट इज़ आप ये समझिए। खुसरो की तो षड्यंत्र करके हत्या करवा दी गई थी। उसका रीज़न ये था कि शुरुआत से ही अगर देखा जाए तो खुसरो बागी नेचर के थे और अपने पिता के राजगद्दी पर बैठने के तुरंत बाद ही उन्होंने विद्रोह कर दिया था। इसके बाद इसकी आंखें फोड़वा दी थी जहांगीर ने। उसके बाद आगे चल करके इसके छोटे भाई शाहजहां ने षड्यंत्र करके इनकी हत्या करा दी और हत्या कराने के पश्चात आगे चल करके यही जो है मुग़ल बादशाह शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ और गद्दी पर बैठा। मुग़ल बादशाह शाहजहां जो है, इसने करीब करीब लगभग 30 वर्ष के आसपास तक अपना कुशल नेतृत्व करते हुए जो मुग़ल सल्तनत है, मुग़ल जो बादशाहत है उसे कायम रखा, चलाया और लगभग अगर हम देखें तो 1628 से लेकर के 1658 तक आपको इनका शासन ठीक तरीके से देखने को मिलता है। आपको मालूम है कि इसके जीवन काल में ही इसके जो बेटे हैं उनमें उत्तराधिकार को लेकर के विद्रोह हो गया था और इसके पहले कि इनका शासन इनके द्वारा किसी दूसरे को दिया जाता, औरंगजेब ने इनके शासन के ऊपर कब्जा कर लिया और साथ ही साथ उत्तराधिकार के लड़े गए युद्धों में भी वो विजयी रहा। ये एक अलग इतिहास है, लेकिन हम यहाँ समझने वाले हैं कि मुग़ल जो बादशाह शाहजहां है उसने किस तरीके से ताजमहल का निर्माण कराया है। वैसे तो बादशाह शाहजहां को मुग़ल स्थापत्य कला के लिए अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर रखा जाता है
और मुग़ल काल जो है वो स्थापत्य कला के लिए काफ़ी फेमस रहा है, और उसमें भी शाहजहां का जो काल है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है। शाहजहां ने न सिर्फ ताजमहल का निर्माण करवाया, बल्कि इसके साथ साथ कई खूबसूरत बिल्डिंगें और ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण भी इसने किया है, जिसमें शानदार तरीके से दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली की जामा मस्जिद है, आगरा की जामा मस्जिद है, आगरा में मोती महल का निर्माण कराया, मोती मस्जिद का निर्माण कराया है। इसके अलावा आगरा का जो किला जिसको अकबर ने इस्टेब्लिश जरूर किया था, उसको रिकंस्ट्रक्ट करा के आज का जो आप आगरा का जो लाल किला आप देखते हो वो शाहजहां द्वारा ही बनवाया गया था। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि इसका वास्तुकला में लगाव है। इसके अलावा आप मयूर सिंहासन का भी नाम ज़रूर याद रखिएगा। मयूर सिंहासन भी इसी ने निर्मित करवाया था, जिसमें कोहिनूर हीरा भी जड़ा था। तो ये सब स्ट्रक्चर्स जो हैं वो शाहजहां के नाम से हैं। शाहजहां स्थापत्य कला के बहुत ही कह सकते हैं कि प्रेमी थे, और इन्होंने कई सारी ऐतिहासिक, जो मैंने अभी आपको बताई, बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों का इसने निर्माण कराया। कई सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इस तरीके से इसने बहुत सारा धन भी व्यय किया है। निश्चित रूप से इस पर अरबों रुपए खर्च किए गए हैं। जैसे अगर हम ताजमहल की बात करते हैं तो ये भी कोई सस्ती इमारत नहीं रही थी उस समय के हिसाब से भी। आज के मूल्य में अगर देखा जाए तो अरबों की कीमत का तो अकेले ताजमहल ही था। अब हम बात कर लेते हैं शाहजहां के बाद उनकी बेगम मुमताज महल के बारे में। मुमताज के बारे में कहा जाता है कि मुमताज ये इनकी कोई पहली पत्नी नहीं थी, इससे पहले इनके विवाह हो चुके थे, और ये शायद कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनकी तीसरी और कुछ का मानना है कि इनकी चौथी पत्नी थी। बहरहाल जहांगीर के बारे में, मुमताज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जहांगीर के दौर में इनके एक वजीर हुआ करते थे जिनका नाम था एतमाउद्दौला। और एतमाउद्दौला जो वजीर थे, इनके एक बेटे थे जिनका नाम था आसफ खान, जिसका पूरा नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर, अबू हसन आसफ खान है। ये जो आसफ खान है ना, इसी की एक बहन थी जिसका नाम था नूरजहां, और नूरजहां जो है वो शाहजहां के जो पिता हैं जहांगीर, जिनको आप कहते हैं, इनकी वाइफ भी थी। और इसी आसफ खान की बेटी है जिसका नाम है अर्जुमंद, और यही अर्जुमंद आगे चल करके मुमताज के नाम से जानी जाती है, और ये मुमताज इसी जहांगीर ने नाम दिया है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो मुमताज है ये कहीं ना कहीं नूरजहां की क्या है, नूरजहां जो है वो मुमताज की कहीं ना कहीं बुआ है। आप देख सकते हैं मुमताज की बुआ थी मेहरुन्निसा। ये मेहरुन्निसा को ही नूरजहां के नाम से जाना जाता है। तो एक ही नाम है, इसको नूरजहां नाम जो है वो जहांगीर ने दिया था। जहांगीर ने जब पहली बार इसकी खूबसूरती देखी तो इसे कहा नूर जहां। नूर मतलब प्रकाश और जहां मतलब संसार का। तो संसार में प्रकाशवान वस्तु के रूप में या व्यक्ति के रूप में अगर देखा जाए तो इसने इसको संज्ञा दी है। बहरहाल ये हम बात नहीं कर रहे थे मेहरुन्निसा कौन है, हम बात कर रहे थे अर्जुमंद कौन है। अर्जुमंद यानी कि मुमताज कौन है। मुमताज आसफ खान की बेटी है, और आसफ खान जो है वो एतमाउद्दौला के बेटे हैं, जो कि जहांगीर के शासनकाल में वजीर हुआ करते थे। अप्रैल 1607 में 14 साल की अर्जुमंद और 15 साल के खुर्रम की सगाई हुई थी। सगाई की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। दिलचस्प यूँ है कि एक रोज़ शाहजहां ने अर्जुमंद को मीना बाज़ार में सिल्क के कुछ सामान बेचते हुए देखा था, और उसके बाद एक झलक देखने के पश्चात उसकी खूबसूरती पर ये फिदा हुए और फिर उसका पीछा करते रहे, लेकिन वो मिली नहीं। बाद में उस लड़की के बारे में जब अपने पिता को बताया और अंत में जब पता चला तो ये पता चला कि ये तो मेहरुन्निसा के परिवार से हैं, नूरजहां के परिवार से हैं। तो इन्होंने ज़िद किया अपने पिता से कि हमें इनसे ही शादी करनी है, इनसे निकाह करना है। उस समय आप देख सकते हैं कि 14 साल की अर्जुमंद है और 15 साल के खुर्रम है, बहुत ही अल्प उम्र में। तो सगाई हो गई, लेकिन सगाई के लगभग 5 साल बाद जाकर के निकाह तय हुआ। खुर्रम और शाहजहां ने 10 मई 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल से 20 वर्ष की आयु में निकाह किया था, जिसके बाद उनकी सबसे प्रिय और पसंदीदा बेगम ये बन गई थी। हालांकि इनसे पहले भी कुछ निकाह हुए थे जिसमें कुछ राजनीतिक मसले माने जाते हैं। राजनीतिक मसलों के कारण इनको इससे पहले भी कुछ विवाह करने पड़े थे। ये इनकी सबसे प्रिय बेगम बनी, और इतनी प्रिय बेगम बनी कि मुमताज को हमेशा जहाँ कहीं भी अगर ये बाहर जाते थे हमेशा अपने साथ ही रखते थे।
और एक समय तो ऐसा भी रहा कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप हैं उनमें में भी अगर देखा जाए तो मुमताज़ का योगदान रहा है। हालांकि ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं था, ये महल में कई सारे ऐसे मुद्दे या मसौदे होते थे जो अपनी पत्नी, अपनी बेगम मुमताज़ से पूछ करके ही उस पर अपनी मोहर लगाते थे। इनफैक्ट एक राजमुद्रिका जो है वो अर्जुमंद को भी दी गई थी और कई मसलों पर तो वो स्वयं भी निर्णय लेती थी, जो खासकर अगर वो महिलाओं से संबंधित होते थे। कई सारी महिलाएं इसके पास अर्जी लेके आती थी। इतिहासकारों का मानना है कि अर्जुमंद काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड थी, बहुत ही काइंड हार्टेड थी और लोगों के साथ उनके व्यवहार अच्छे हुआ करते थे। शाहजहां शायद इसी वजह से सबसे ज़्यादा उनसे प्रेम करते रहे होंगे। बहरहाल शाहजहां, मैंने बताया कि जहां कहीं भी जाते थे अर्जुमंद को अपने साथ ले जाते थे। यही एक इनके शायद इनकी मृत्यु का भी एक कारण बना, आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा। इसमें अगर हम देखेंगे कि सगाई और शादी के बीच खुर्रम की एक फारस की शहजादी क्वांदरी बेगम के साथ भी इनकी निकाह हुआ था। ये एक राजनीतिक मसला था। यहाँ पर अब हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या कारण थे कि मुमताज़ की मृत्यु हुई। विवाह होने के पश्चात मृत्यु से पूर्व मुमताज़ ने 14 बच्चों को जन्म दिया। मुमताज़ के 14 बच्चों में से 14वें बच्चे को जब वो जन्म दे रही थी तो उसकी डेथ हुई, उसकी मृत्यु हुई। 1631 में शाहजहां अपनी सेना लेकर के बुरहानपुर गए थे। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक जगह है जहां पर लोधी वंश के लोगों ने या लोधियों ने कह सकते हैं कि फिर से सर उठाना शुरू किया और उनके विद्रोह को दबाने के लिए एक बड़ी और विशाल सेना लेकर के इनकी तरफ आक्रमण करने के लिए चले। लेकिन जब ये आक्रमण करने जा रहे थे, शाहजहां जब ये इन पर लोधियों पर आक्रमण करने जा रहे थे, तो उसी दौरान यहाँ पर एक जहान लोधी का नाम है, इसी जहान लोधी के ऊपर ही आक्रमण करने जा रहे थे। तो जब ये जा रहे थे तो महल में जाने से पहले इन्होंने सोचा कि हमें अपनी पत्नी को भी साथ में ले जाना है और इन्होंने मंशा रखी अपनी बेगम के सामने। उस समय बेगम जो है वो गर्भ से थी और इस हालत में नहीं थी कि उन्हें सुरक्षित ले जाया जा सकता। हालांकि हकीमों ने भी मना किया कि आप मत जाएं, लेकिन अपने शौहर की बात मानने के लिए मुमताज़ ने हाँ करी और शाहजहां इसे अपने साथ युद्ध स्थल पर भी ले गए। इससे ये भी क्लियर होता है कि शाहजहां इनफैक्ट युद्ध में भी इनको अपने साथ ले जाया करते थे। इससे पहले भी कई बार वो युद्ध में शामिल हुई, परंतु ये वाला युद्ध संभवतः उनके लिए भी अंतिम हुआ, जो अपनी कह सकते हैं जीवन से भी वो युद्ध हार गई। लड़ाई चल रही थी जिसमें एक रोज़ जब इनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और उसी रोज़ जब शाहजहां रणनीति तैयार कर रहे थे कि किस तरीके से हमें हमला करना है, उसी समय इनके पास खबर पहुंचाई गई कि बेगम ने एक बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे को जन्म देने के पश्चात उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मुमताज़ को एहसास हुआ कि अब वो शायद जीवित नहीं बचेगी। और जब मुमताज़ को एहसास हुआ तो उसने अपने बादशाह को अपने पास बुलाया, यानी अपने शौहर को अपने पास बुलाया और बुला करके उनसे कहा कि मेरी 2 ख्वाहिशें हैं कि आप उसे पूरी करेंगे। मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि मृत्यु के पश्चात मेरी ये 2 ख्वाहिशें आप पूरी करें। शाहजहां ने उनसे पूछा और बेगम ने जवाब दिया कि पहली ख्वाहिश तो ये है कि मेरी मृत्यु के बाद सबसे सुंदर मकबरा बनवाया जाए, और इसी ख्वाहिश की देन है कि आगे आपको ताजमहल का निर्माण होते हुए दिखाई देता है। उनकी दूसरी ख्वाहिश ये थी कि आप अब दूसरा यानी अगला कोई निकाह नहीं करिएगा। बेगम ने जो ये 2 शर्तें कहीं शाहजहां के सामने, शाहजहां ने ये दोनों शर्तें जो है मान ली। इस तरीके से अपने अंतिम बच्चे, जो कि एक बेटी थी जिसे गौहर आरा का नाम दिया गया, इसको जन्म देने के पश्चात इसकी डेथ हो गई। और इनकी मृत्यु के अनुसार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी शर्त थी कि इसे जो है इसके मरने के पश्चात इसका जो मकबरा है वो बहुत ही शानदार बनवाया जाए, तो उसने शानदार मकबरा बनवाया। इनके 14 बच्चों में से कुछ की जानकारी मैं आपको दे देता हूं जो इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि दारा शिकोह, जो कि बहुत ही बलवान भी था और बहुत ही पढ़ा लिखा भी था, जिसने फारसी में तमाम सारे वैदिक ग्रंथों का या उपनिषदों का कह सकते हैं अनुवाद भी किया था। ये इनकी तीसरी संतान था। चौथी संतान के रूप में आपको शाह शुजा देखने को मिलते हैं। 6वीं संतान के रूप में औरंगजेब और 10वीं संतान के रूप में मुराद बख्श आपको देखने को मिलता है। ये वही 4 लोग हैं जिन्होंने अपने पिता के जीवित रहते उत्तराधिकार के लिए 4 अलग अलग युद्ध लड़े, जिसमें अंततः औरंगजेब को जीत हासिल हुई और औरंगजेब अगला शासक बना।
बाय द वे हम चर्चा कर रहे थे कि ताजमहल के निर्माण की। तो इस तरीके से मुमताज के सपने को पूरा करने के लिए मुमताज का मकबरा बनना जो है वो शुरू हुआ, और यही मुमताज का मकबरा ही ताजमहल के नाम से जाना जाता है, जो कि उसके मुमताज के नाम से रखा गया है। 1631 में 1631 में मुमताज की डेथ हो गई थी, और कुछ लोगों का मानना है कि शुरुआत में इसे बुरहानपुर में ही दफनाया गया, और उसके पश्चात वहाँ से उसका जो ताबूत है, बाद में जब ताजमहल का निर्माण हुआ तो उसके बाद इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। बहरहाल 1631 में मृत्यु होने के पश्चात 1632 में शाहजहां ने यहाँ पर ताजमहल बनाना शुरू किया। हालांकि इसका विरोध औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपना ताजमहल बनाने में शुरू हो गए। 1632 से लेकर के इसका निर्माण कार्य जब शुरू हुआ तो ये ख़त्म कब हुआ? 1653 में, और लगभग 22 साल तक 22 वर्ष लग गए इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को तैयार होने में। हालांकि जब ये स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हुआ तो एक अद्भुत इमारत के तौर पर आपके सामने था। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों की बनी हुई है, और इसमें तमाम सारे कह सकते हैं कि ये कोई मुग़ल केवल जो आर्किटेक्ट है उसी का ही एक उदाहरण नहीं है, मुग़ल आर्किटेक्चर का ही उदाहरण नहीं है, बल्कि इसमें हिंदुस्तानी जो स्थापत्य कला है, भारतीय स्थापत्य कला है, इस्लामिक स्थापत्य कला है, मुग़ल और फारसी जो स्थापत्य कला है, पर्शियन जो स्थापत्य कला है, इसका अच्छा खासा समावेश देखने को मिलता है। उसका रीज़न ये है कि इसने अलग अलग जगहों से अलग अलग शिल्पकार बुलाए थे इस शानदार इमारत के निर्माण के लिए। ठीक है, तो इसका ये बेजोड़ नमूना आपको देखने को पड़ता है। आप देख सकते हैं इसका एक छोटा सा ब्लूप्रिंट मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, जैसे कि आप देख सकते होंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते होंगे, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका ताजमहल का है, सबसे पिछला हिस्सा है। इसमें आप यहाँ से ये आप एंट्री गेट देखते हो, एंट्री गेट से बहुत एंट्री गेट की खास बात है, मैं अभी आपको एंट्री गेट के समय में बताऊंगा। आप जब यहाँ से ताजमहल को देखते हैं ना तो ये आपको बहुत दूर लगता है, लेकिन जब आप यहाँ से पीछे वापस निकलने लगते हैं तो आपको इसके काफ़ी करीब दिखाई देता है। तो बड़ा कह सकते हैं कि प्रकाशिक, यानी कि एक इस तरीके का डिज़ाइन बनाया गया है कि आपको प्रकाश की वजह से ये थोड़ा सा अजीबोगरीब दिखाई देता है स्ट्रक्चर। इसके एक तरफ आपको यहाँ पर मस्जिद देखने को मिलेगी, और दूसरी तरफ जो है वो मेहमान खाना आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लोग आकर के बैठे हुआ करते थे। और ये जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, ये बीच में ये वाला पार्ट छोड़ दिया जाए तो 1 2 3 4 ये 4 बगीचे टाइप की चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है, जैसे यहाँ पर भी दिख रही होगी। तो ये 4 बाग स्टाइल में बनाया गया है, जो मुग़ल इतिहास का कह सकते हैं, मुग़ल स्ट्रक्चर का खास रूप देखने को मिलता है। 4 बाग अक्सर जो है मुग़ल स्ट्रक्चर्स 4 बाग स्ट्रक्चर्स में ही देखने को मिलते थे। यही 4 बाग प्रणाली है जिसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको यहाँ से कट किया जाए इस तरीके से तो आप देख सकते हैं कि अंदर की चीज़ें क्या क्या रही होंगी। बाय द वे, उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित है ताजमहल, ये सभी को मालूम ही होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में ये जो भव्य और शानदार इमारत है, इसके जो आर्किटेक्ट थे इनका नाम था अहमद लाहौरी या उस्ताद अहमद लाहौरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ये लाहौर से बिलोंग करते थे। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके चीफ आर्किटेक्ट के रूप में जाने जाते हैं, और इन्होंने ही इस ताजमहल का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके इनको दिया था। अमानत खान जो हैं वो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने गुंबद पर कैलीग्राफी का काम किया। कैलीग्राफी मतलब सुंदर लेखन की जो कला है, गुंबद पर वो लिखने का काम किसने किया है? अमानत खान ने किया है। गयासुद्दीन नाम के एक व्यक्ति ने मकबरे के पत्थर पर इबारतें लिखी हैं। आप जाएंगे तो केवल उसकी सुंदरता दूर से देख करके मत आइएगा, थोड़ा सा समय बिताइएगा और देखिएगा, उसमें तमाम सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ऐतिहासिक। तुर्की के गुंबद बनाने के एक शिल्पी थे जिनका नाम था इस्माइल खान अफरीदी। इनको गुंबद बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो जो मेन मकबरे के ऊपर जो बड़ा सा गुंबद बना हुआ है उसको बनाने का काम इन्हीं के पास था। और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को बनाने में करीब 20,000 मजदूर लगे थे, जिनके निगरानी जो है, जिसको देखने का काम जो है वो मोहम्मद हनीफ के हाथों में था। ये उसके अध्यक्ष थे। सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना ये इनका काम था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका निर्माण जो है वो किस तरीके से हो रहा है। अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, 1 बाय 1 ताजमहल के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने देखा है, ये पूरा का पूरा परिसर जो है ये लगभग
ये पूरा का पूरा परिसर 42 एकड़ में फैला हुआ है, 42 एकड़ में फैला हुआ है, जिसका मेन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो यही वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा। लोग यही देखने जाते हैं अक्सर, लेकिन इस सुंदरता के चक्कर में जो अन्य चीज़ें हैं उसको देखना वो भूल जाते हैं। ज़रूर देखिएगा जब जाइएगा तो क्या क्या आकर्षण के चीज़ें हैं इसमें। अगर मुख्य इमारत के अलावा अगर हम देखें तो इसमें ताजमहल मस्जिद है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर दिखाया था। ये देख सकते हैं इधर, ये ताजमहल मस्जिद है। ये इस्लामिक इमारतें जब बनाई जाती हैं, खासकर इस्लामिक मकबरा जब बनाया जाता है, तो उस इस्लामिक नियम के अनुसार मकबरे के पास में एक पूजा घर होना ज़रूरी है, जिसे आप मस्जिद कहते हैं। तो ये बनाई गई है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अतिथि गृह दिखाई देगा, ठीक पूर्व की दिशा में आपको अतिथि गृह दिखाई देगा। 4 भाग स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, मीनारें हैं, छतरियाँ हैं, ये सब मिल करके तमाम ये छोटी छोटी छतरियाँ बनी है ना यहाँ पर, ये, और इनसे इतनी अच्छी लाइट इसके अंदर आती है, इतनी शानदार इनके अंदर इसके अंदर लाइट आती है कि देखते ही नज़ारा बनता है। अगर वहाँ से रोशनी आती है चांद की और सूरज की। तो मुख्य मकबरे की अगर हम बात करते हैं, जो यहाँ पर मेन मकबरा है इस जगह पर, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये 23 फीट ऊंचे एक चबूतरे पर बनाया गया है। ये चबूतरा आप देख सकते हैं, ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है, ये छोटा सा नहीं है, काफ़ी बड़ा सा। ये लगभग 23 फीट और ज़्यादा गहराई में भी है। इसी चबूतरे की बात करी जा रही है। ये 23 फीट ऊंचे चबूतरे के ऊपर बनाया गया है। इसके चारों कोनों में एक एक मीनार भी बनाई गई, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। स्ट्रक्चरली आप देखेंगे कि ये मीनारें बिल्कुल सीधी आपको दिखाई दे रही हैं, पर वास्तविक रूप में ये मीनारें हल्की सी बाहर की ओर हैं। मतलब ये इस तरीके से हैं, ऐसे। ये मीनारें जो हैं ये हल्की सी बाहर की ओर हैं, झुकी हुई। और ये भी उस समय की स्थापत्य कला और साथ ही साथ वैज्ञानिक शैली का परिचय देती हैं। इसके पीछे विशेष कारण बताया जाता है कि यदि अगर कभी भूकंप वगैरह की स्थिति या किसी इस प्रकार की स्थिति आएगी और इसमें अगर मीनारों के गिरने के चांसेस होंगे, तो ये बाहर की ओर ही गिरेंगी, इस मेन बिल्डिंग के ऊपर नहीं गिरेंगी। ऐसा सोच करके संभवतः इसे बनाया गया था। अब अगर इसके एंट्रेंस गेट की बात करते हैं, एंट्रेंस गेट में आपको फिर से एक बार यहाँ दिखा देना चाहता हूँ। ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है, ये एंट्रेंस गेट है, और इस एंट्रेंस गेट में लगभग 93 फीट ऊंचा है, 93 फीट इसकी हाइट है इस गेट की, और ये एक लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। एक्चुअली अगर हम ताजमहल की भी बात करते हैं ना, ये जैसे ताजमहल है तो आपको बाहर से वाइट जरूर दिख रहा है, वास्तविक रूप में ये ईंट का बना हुआ है, पूरा संगमरमर पत्थर का नहीं है। इसके ऊपर संगमरमर पत्थर जो है वो चिपकाए गए हैं, रखे गए हैं। ये पूरी तरीके से उसको ढक दिया गया उससे, ठीक है। इसलिए अंदर और बाहर दोनों तरह से आप देखेंगे तो संगमरमर का ही बना हुआ दिखता है। उसके बीच में ईंटें हैं, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर की सतह पर सफ़ेद संगमरमर और उसके कीमती पत्थरों की जड़ाई आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये पूरा का पूरा शानदार जो है, ये बुलंद दरवाज़ा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा इमारत है, तो ये बुलंद दरवाजे के रूप में, ये बुलंद दरवाज़ा वाला बुलंद दरवाज़ा अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो इसे भी बुलंद दरवाजे के नाम से बुलाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो प्रवेश द्वार के शीर्ष पर 2 ऊंचे स्तंभ, जिसमें बीच में 11 गुंबद हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये देखिए और ये देखिए, और इसके बीच में ये जो हैं वो 11 आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे स्तंभ देखने को मिलेंगे। दरवाजे के भीतरी भाग में कुरान की कुछ आयतें जो हैं वो लिखी गई हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो है छोटी सी कुरान की आयतें भी कुछ हिस्से में लिखी गई। दूसरे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर किया गया, अगले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मस्जिद एवं अतिथि गृह हैं। 2 चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मस्जिद जो है वो पश्चिम की तरफ है। मकबरे के पश्चिम में ताज महल के एकदम जो बनाया गया है, इसमें पश्चिम में एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ, ये वेस्ट पार्ट है, तो वेस्ट की तरफ आप देख सकते हैं, जिससे कि नमाज की जा सके इधर। तो ये आपका मस्जिद है, और जिसका निर्माण भी लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। और अगर हम अतिथि गृह की बात करेंगे तो ये पूर्व की ओर है, इसे मेहमान खाना भी कहा जाता है। तो ये मेहमान खाना या अतिथि गृह जो है वो आपका, ये भी उसी तरीके का स्ट्रक्चर, और देखने में ऐसा लगता है कि दोनों सेम है, दोनों देखने में सेम है। तो इसका विशेष काम यही है कि वहाँ पर आकर के लोग रुकते हैं, पूजा करते हैं, तो या फिर किसी भी प्रकार से, तो उसके लिए यहाँ पर ठहराव का एक स्थल है। तो ये आपको मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाया किस तरीके से ताजमहल का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। हालांकि ये शानदार इमारत जो हमारी विरासत के रूप में जानी जाती है, अगर इसको देखें
तो ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। 1983 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था और वर्ष 2007 में विश्व के नए 7 आश्चर्यों की सूची में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के ताजमहल को नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। खास बात यह है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहा है ये। तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि ताजमहल का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसमें कितने लोग शामिल किए गए थे। बाकी कुछ मिथिक भी जुड़े हुए हैं कि शायद इसके हाथ काट दिए गए थे जिन जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया था। ये सब कहने सुनने की बातें हैं, इसमें कुछ खास इतिहास साक्ष्य के रूप में नहीं देखने को मिलता है। तमाम सारी चीज़ें ताजमहल के इतिहास के साथ अपने आश्चर्य को लेकर के जुड़ी हुई हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछा करिए, उसका उत्तर हम आपको ज़रूर देते हैं। इसके अलावा आप सभी लोग टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पे आपको उत्तर प्रदेश स्टडी IQ उत्तर प्रदेश लिखना है, वहाँ पर आप जुड़ करके हमारे साथ आ सकते हैं। आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे आपसे इसी तरह से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।